So let's start the next part of the electrical conductivity. ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को आज हमें खत्म करना है पूरा, क्योंकि ये खत्म होगा तभी तो मैं आपको माइक्रोवेव स्टार्ट कराऊंगा। इस यूनिट को पढ़ते ही हम लोग माइक्रोवेव कर लेंगे, क्योंकि इसमें 4 यूनिट हो जाएगी। हमें पढ़नी है 6 यूनिट, तो 6 में से 4 आपकी हो जाएगी, तो उसके बाद में फिर हम माइक्रोवेव स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव भी आपके लिए सही रहेगा, ताकि आप लोग को माइक्रोवेव का भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज रहे। बचेगी केवल 2 यूनिट, वो 2 यूनिट हम लोग बाद में पढ़ लेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट with the next part of electrical conductivity. Where is the electrical conductivity? ओके, सो कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था, पहले उसको देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या होता है। ओके, तो कल हमारा जो डिस्क्रिप्शन था वो केवल यहाँ तक का था, लास्ट फ्रॉम yesterday, so to be continued from yesterday। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डेरिवेशन चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हम लोगों ने कल जो लास्ट इक्वेशन लिखी थी वो थी ई एन नोड ओके, सो ई नोड और डाइवर्जेंस विद रेस्पेक्ट टू पी एंड द फर्मी फंक्शन इज जस्ट इक्वल टू द एफ माइनस एफ नोड अपॉन टाउ। तो ये वाली बात थी। अब इस चीज में आप समझना, डेल पी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन होता है पी के रेस्पेक्ट में, एक तरह से ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ये पी के रेस्पेक्ट में। तो जब ये ग्रेडियंट डेवलप होगा पी के रेस्पेक्ट में, सो अल्टीमेटली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल पी भी लिख सकते हैं। इट जस्ट इक्वल टू द एफ माइनस एफ नोड अपॉन टाउ, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो कल हमारी 4 तक हो चुकी थी, ये 5 नंबर इक्वेशन है। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगा रखा है। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is applied in x direction, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड x में लगा रखा है आपने, एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन x डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑल्सो इन x डायरेक्शन। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां लगाते हैं वहीं पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उनका वेलोसिटी वही होता है, उनका मोमेंटम भी वहीं पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होता है। तो मान लो वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज मोशन इज 1D। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या है, 1D है, दैट इज मोशन इज 1D। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, एक्स के अंदर है, और जो इसका मोमेंटम है वो कहां पर है, पी एक्स के अंदर है। दैट मीन्स पी जो होगा उसका मोमेंटम होगा, तो जहां पर वेलोसिटी होगी वहीं पर उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, अब ऐसे इसको मान लेते हैं, तो हम लोग इक्वेशन 5 को मॉडिफाइड कर देते हैं, और इक्वेशन 5 आपकी इस अकॉर्डिंग काम करेगी, दैट इज डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एफ नोड अपॉन टाउ। ठीक है, अब आगे बढ़े। सो लेट द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड एफ नोड इज स्मॉल। ऐसे मान लेते हैं दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। लेट द डिफरेंस between f
and F node with respect to momentum is very small. With respect to momentum इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो लगभग लगभग एफ नोड के बराबर है, एक तरह से मान सकते हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपने जो अगर डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स लिखा हुआ है तो इट ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एफ नोड अपॉन डेल पी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ और एफ नोड ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पर मत कर देना इक्वल, क्योंकि यहाँ इक्वल करते ही ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होते ही फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, मतलब कि सब जगह हो जाएगा, तो फिर स्टडी नहीं कर पाओगे ना आप, इसलिए। अब ये जब आप करते हैं तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाइड कर देते हैं, तो इस इक्वेशन में आप डेल एफ अपॉन पी एक्स की जगह क्या रख दो, डेल एफ नोट अपॉन पी एक्स। तो यहां पर हो जाएगा डेल एफ नोट अपॉन डेल पी एक्स, इट जस्ट इक्वल टू एफ माइनस एफ नोट अपॉन टू। नाउ अब हमारे पास जो है फर्मी लेवल एनर्जी पर डिपेंडेंट है, मोमेंटम पर तो है नहीं। आप जानते हो ना फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। इसका मतलब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, लाइक दिस, इस तरह का कुछ होता है। तो इसमें कहाँ मोमेंटम आता है, इसमें मोमेंटम नहीं आता, ये एनर्जी पर डिपेंडेंट है। तो हम क्या करते हैं कि मोमेंटम फॉर्म के रेस्पेक्ट में ना करके इसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो बहुत सिंपल तरीका है, इस टो को तो इधर ले जाओ, टो का तो कोई मतलब नहीं इस तरफ, तो ये टो को तो इधर ले जाओ। ये जो ई एक्स लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब एनर्जी की बात आएगी तो मैं क्या करता हूँ, इसको एनर्जी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो एनर्जी से एनर्जी कैंसिल करने के लिए मैं इसको यहाँ ले आऊंगा, तो ये ऐसा बन सकता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कट जाएंगे बट काटना नहीं है, फिर भी आप ऐसा इसको लिख सकते हो अल्टीमेटली। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये सब डिफ्रेंशिएशन के रूल है। ये तो मैंने उस तरफ लिख ही दिया, तो इसको तो हटा दो यहाँ से, ये हटा दो यहाँ से, ये तो हमने उस तरफ लिख दिया ना। सो दिस इज द 6। और अगर आपको याद ना रहे तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज फर्मी फंक्शन डिपेंड्स ऑन एनर्जी, इसलिए मैंने ऐसा किया। एग्जाम में मत लिख देना, बस ये आपके समझने के लिए है, नॉट मोमेंटम, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो डिपेंडेंसी जिसकी जिस पर है उसको उसी अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दो। चलो ठीक है, इतना काम करने के बाद में ये सब के लिए ये एक्स्ट्रा फैक्टर बचा मेरे पास, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, चलो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इधर आ जाओ। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m अल्टीमेटली, या फिर अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एनर्जी एक्स में है, इसलिए मोमेंटम भी एक्स में हो जाएगा। अब इस एनर्जी को मोमेंटम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा पी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, वी एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर 7 का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 6 में रख सकते हो आराम से। तो इक्वेशन नंबर 7 का वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 6 में रख दोगे तो E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टाउ है, ये डेल्टा फर्मी फंक्शन अपॉन डेल्टा, ये एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी, इट जस्ट इक्वल टू द, वो भी x में f माइनस एफ नोड, इक्वेशन नंबर 8। अब इसको होल्ड पे रखो, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ और फंडा निकालना पड़ेगा। नाउ अब हम एक अलग थ्योरी काम में लेते हैं इनको आगे सोल्व करने के लिए। सो वी नो दैट number of electron state per unit volume per unit
वॉल्यूम associated with n associated with an element dpx dpy dpz। इसको समझना, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कोई सिस्टम है, वो फेज स्पेस में है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की मोशन को स्टडी करने के लिए हम फेज स्पेस में ही काम करते हैं। तो फेज स्पेस में किसी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसे बोलते हैं फेज पॉइंट। अब जैसे मान लो 100 पार्टिकल है, 100 पार्टिकल के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो वो फेज स्पेस के अंदर 100 फेज पॉइंट आपको दिखेंगे, 100 फेज पॉइंट आपको दिखेंगे। हर एक फेज पॉइंट एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। पहली बात तो ये। तो अगर आपको किसी स्पेस में नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ स्टेट्स निकालनी है सपोज, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे निकालोगे आप लोग? तो नंबर ऑफ स्टेट्स निकालने का एक तरीका होता है। जैसे मान लो इधर आ जाओ क्लास के अंदर, मान लो फॉर एग्जांपल इधर आओ। जैसे मान लो एक क्लास का आयतन कितना है, 30 मीटर स्क्वायर है। वो क्षेत्रफल कितना है, 30 मीटर स्क्वायर, या फिर आयतन कितना हो गया, 30 मीटर क्यूब है। क्लास पूरी बच्चों से भरी हुई है। सबसे मिनिमम जो वॉल्यूम है एक बच्चे का होता है। एक बच्चे का वॉल्यूम कितना है, 3 मीटर स्क्वायर है। तो ये बताइए क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द क्लास अपॉन मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द जो भी आपका एलिमेंट है वो। तो कुल मिला के कितने बच्चे उस क्लास में? 10 बच्चे हैं। तो नंबर ऑफ बच्चे निकाल ले हो तो उसी इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अगर लगाना है और इस तरह का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे, लाइक दिस। तो अब मुझे करना क्या है, देखो इधर इधर आ जाओ। तो नंबर ऑफ स्टेट्स अगर आपको निकालनी है, सो नंबर ऑफ स्टेट्स आपको निकालनी है, तो फेज स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत सारी है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। फेज स्पेस का पूरा वॉल्यूम निकाल लो, और मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, क्योंकि वही एक एक स्टेट का वॉल्यूम होता है। ये फॉर्मूला काम करता है फेज स्पेस के अंदर, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम करता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपको ये पता करना है कि 3D के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो 3D में क्या होता है, फेज स्पेस में x भी कोऑर्डिनेट है, y भी कोऑर्डिनेट है, z भी कोऑर्डिनेट है, px भी कोऑर्डिनेट है, py भी कोऑर्डिनेट है, pz भी कोऑर्डिनेट है। तो एक तरह से मान लो फेज स्पेस में अगर क्यूबिकल बॉक्स की बात की जाए, 3D बॉक्स होता है जो, इस 3D बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, dx dy dz। और अगर यही मैं 3D में बात करूंगा फेज स्पेस में, तो फेज स्पेस में क्या हो जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम, dx dy dz तो होगा ही सही, साथ में क्या हो जाएगा, dpx dpy dpz। फर्मी ने ये बात बोली थी, देखो इधर, अपॉन मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस कितना होता है, एच क्यूब। ये कहाँ से आता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आता है बेसिकली, कि मोमेंटम और एच कट की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू मोमेंटम और पोजीशन की एच कट होती है। फिर इसके बाद में ज्यादा भी हो सकती है, एच कट के बराबर होती है या फिर एच कट से ज्यादा होती है, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये वन डायमेंशनल में होता है। टू डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई, तो उसमें एच कट स्क्वायर हो जाए, एच स्क्वायर हो जाएगा सॉरी। 3D में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड, तो फिर एच क्यूब हो जाएगा वो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि पोजीशन और मोमेंटम का मल्टीप्लीकेशन मिनिमम से मिनिमम एच होता है। तो या तो वो एच हो सकता है या एच से ज्यादा होगा, दैट इज एच इज द मिनिमम वॉल्यूम। तो 3D में अगर देखा जाएगा तो वो एच क्यूब हो जाएगा 3D के अंदर। अब ये नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन स्पेस में, से बोलते हैं वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम बोलते हैं। और इस चीज को फर्मी ने बोला था कि मोमेंटम को अगर आपको निकालना है, तो इसको भी तो ऐसे कैसे रख दो, इसको लाइक डी पी एक्स डी पी वाई
एंड dpz, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एच क्यू। ठीक है। नाउ अगर यूनिट वॉल्यूम में बात करनी है मैं, इन यूनिट वॉल्यूम, सो इन unit volume, number of particles are the total number of particles upon volume. So in phase space, like dpx, dpy, dpz upon hq, ये n कहलाएगा। चलिए, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। अब अगर प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लेना है, मान लो, सो इफ f इज द फर्मी फंक्शन, if f is the Fermi function in the presence of external electric field, in the presence of external इलेक्ट्रिक फील्ड, कल भी लिखवाया था मैंने। और एफ नोट क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे वो देखना। तो दो तरह की रामायण पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला तो पढ़ेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाएगी तो देखो, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? ये है यूनिट वॉल्यूम में। एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो नंबर ऑफ स्टेट्स अगर n है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट डबल हो जाएंगे। तो डबल लिख दो, एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, इसलिए। और ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में अगर आपको निकालना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, पता क्या होंगे कि नहीं होंगे, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक स्टेट में दो, बट दो हो सकते हैं, इसलिए हमें फर्मी फंक्शन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि स्टेट्स तो होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी के ऊपर, स्टेट की। तो ये इस एनर्जी के लिए मैं फर्मी फंक्शन मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फर्मी फंक्शन ही प्रोबेबिलिटी को बताता है। अब एब्सेंस की बात करेंगे। सो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस की प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, और नोड लग जाएगा, बस इसमें नोड लगा दो। एब्सेंस में भी किसी स्टेट में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी में नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही तरह की बातें हैं, इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी मतलब फर्मी फंक्शन अपॉन एच क्यू। अब लगा दो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, जो हमें निकालना है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, पता ही आपको, शुरू में लिखवाया था तो याद भी होना चाहिए। तो डी जे एक्स इज इक्वल टू माइनस ई डी एन, मतलब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वेलोसिटी। अब ये है कि एन जो है वो इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और अनुपस्थिति में कम है, तो जो एक्टिव है ना वो इफेक्टिव कहलाते हैं। डीएन क्या है यहाँ पे? इफेक्टिव नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? जो जिंदा हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से जितने मरे हुए हैं, मरे हुए का मतलब ये जो एब्सेंस में थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनमें से बचा हुआ माल निकाल लो। फिर बचा हुआ माल कितना निकल जाएगा? लाइक डी एन माइनस डी एन नॉट, इसको एन बोल दो, डी एन अलग अलग हो रहा है तो एक जैसा बन जाएगी। एन बोल दो इसको, इसको भी एन बोल दो। अब सही है, तो ये कितना हो जाएगा? उपस्थिति में माइनस अनुपस्थिति में। उपस्थिति में ऑब्वियस सी बात ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स, एक्टिव हो जाते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्टीमेटली जी, इसका फॉर्मूला लिखना तो माइनस का ई एन, ये हो जाएगा डी एन माइनस डी एन नोड मल्टीप्लाई विद द वी एक्स। ठीक है, अब आप लोग फॉर्मूला पुट कर दो डी एन और डी एन नोड का। ये रहा ऊपर है ना, ये इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दो 8, या फिर इसको कुछ भी नाम दे दो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, जिससे आपकी इच्छा हो। मतलब कोई जरूरी नहीं है नाम देना, बट आपको याद होना चाहिए कि मैंने यहाँ से डी एन की और डी एन नोड की वैल्यू पुट करी है यहाँ पे नीचे की तरफ। और जब मैं डी एक्स डी की जगह हटाऊंगा तो इंटीग्रेशन लगा दूंगा कंप्लीट लिमिट के लिए। सो माइनस का ट्वाइस ई वी एक्स अपॉन एच क्यूब। अल्टीमेटली इसको मैं एफ बोल दूंगा, इसको एफ नोट बोल दूंगा, और ये हो जाएगा डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। मैंने एफ नोट इसलिए बोला क्योंकि इसको मैंने एफ बोल दिया, डिपेंडेंसी मैंने हटा दी एक बार के लिए, हाइड कर दी, हाइड एक बार हाइड कर दो, तो इसको एफ बोल दो, इसको एफ नोट बोल दो। 2/h³ में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2/h³ तो मैंने एज इट इज लिखा ही है 2/h³। ई पहले से था, वी एक्स पहले से था। ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। अब हमारी वो इक्वेशन काम आएगी जो हम लोगों ने होल्ड पे रखी हुई है। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 8, जहां पे क्या लिखा हुआ है? एफ माइनस एफ नोट लिखा हुआ है, उसको 9 में पुट कर दो। ठीक है ना? तो प्रेजेंस में फर्मी फंक्शन माइनस एब्सेंस में फर्मी फंक्शन का डिफरेंस मैंने इक्वेशन नंबर 8 में लिखा हुआ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो फर्मी फंक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो फर्मी फंक्शन है, उन दोनों का डिफरेंस 8 में है। एक बार पढ़ लो नंबर 8, क्योंकि मैं 8 की वैल्यू नीचे पुट करने वाला हूँ, फिर आपको कंफ्यूज आएगा मैंने पुट कैसे किया, इसलिए एक बार ध्यान से समझ लो क्या लिखा हुआ है 8 में। पढ़ लिया? आ जाओ नीचे। अब वही वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा बस। तो जे एक्स इज जस्ट इक्वल टू द, यहाँ लगेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि एक पी एक्स का है, एक पी वाई का है, एक पी जेड का है। तो ये है हमारे पास -2e² वी एक्स स्क्वायर ई एक्स टाउ अपॉन h³ डेल्टा एफ नोड अपॉन डेल्टा ई और डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड। ये हो गया। अब इस डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड में आप ये देखो, बाकी सब तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट नहीं है उनको बाहर अंदर रहने दो, बाकी सबको निकाल लो बाहर। तो माइनस का 2e² ई एक्स, ये तो बाहर निकाल लो, ये तो कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी पर डिपेंडेंट भी नहीं है ना मोमेंटम पर डिपेंडेंट है, और जो वेलोसिटी और मोमेंटम पर डिपेंडेंट है वो अंदर रहेंगे। लाइक टाइम को भी आप अंदर ले सकते हो, तो वी एक्स², वैसे टाइम भी बाहर ही आना चाहिए, डेल्टा एफ नोड अपॉन डेल्टा ई, और ये हो जाएगा डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। ठीक है,
अब मान लो एक मोमेंटम की फॉर्म में एक वेलोसिटी की फॉर्म में है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर इसको 10 नाम दे दो और इसको होल्ड पे रखो अभी। ठीक है, क्योंकि मान लो वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, 3 डायमेंशन के लिए। अगर किसी परिस्थिति में वी एक्स अप्रोक्सीमेटली वी वाई अप्रोक्सीमेटली वी जेड हो जाया जाए, तो अल्टीमेटली वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, तीनों तरफ वी एक्स आ जाएगा, तो 3 वी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2। अब वी स्क्वायर अपॉन 2 को अगर मैं लिखूं थोड़ा आगे मॉडिफाइड करके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 लिखना है ना मुझे, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये 3 है और ये 3 है। पी स्क्वायर एम स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा, तो मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एम स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जब मैं सोल्व करता हूँ ना, तो होता ये है कि फर्मी ने एक बात बोली थी कि 3 डायमेंशन के अंदर मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम क्या होता है, याद रखना। फर्मी ने एक एक काम कहा था कि मोमेंटम स्पेस को स्फेरिकल सिस्टम में मानते हैं। तो उसने क्या करा, फर्मी ने एक मोमेंटम स्पेस बनाया, उसमें जीरो से लेके पी रेडियस तक की जब बात करी, तो एक स्पेयर बना दिया पी रेडियस का। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई पी क्यूब, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम इतना होता है। बट अगर आपने डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजेड लिया हुआ है, तो उसने क्या करा, स्फेरिकल सिस्टम में से एक स्लाइस काट ली, उस स्लाइस का वॉल्यूम क्या मान लिया उसने, डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजेड मान लिया। तो स्लाइस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप एक स्लाइस फॉर्म लोगे, तो स्लाइस फॉर्म के अंदर इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, इसको आप पी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई पी स्क्वायर डीपी। ये फर्मी ने कहा था कि फेज स्पेस में अगर हम छोटा सा कोई वॉल्यूम ले, स्लाइस का मतलब जानते हो ना, जैसे एक टमाटर है, टमाटर क्या होता है आपका, टमाटर होता है पूरा स्फेयर। अब उस टमाटर की आप एक स्लाइस काट लो, जैसे सलाद में खाते हो, सैलेड में जाते हो कभी खाना खाने बफेट में, तो वहां पर आपको ऐसे टमाटर कटे हुए दिखाई देते हैं, तो स्लाइस कहलाते हैं टमाटर की। तो स्लाइस का जो वॉल्यूम होता है ना, वो क्या होता है, इनिशियल कंप्लीट वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन होता है, लाइक 4 पाई पी स्क्वायर डीपी। तो फर्मी ने कहा, एक कहावत कही, मतलब एक बात बोली थी कि नॉर्मली है ना, हम लोग इस चीज को ऐसे लिखते हैं कि डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, इसे स्फेरिकल सिस्टम में मान के, स्फेयर मान के, इसका जो कंप्लीट वॉल्यूम होता है अकॉर्डिंग टू फर्मी, वो ये होता है 4 पाई पी स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, अब इस फर्मी को मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले तो आप एक काम करेंगे, ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर इसको दे दो 11 नंबर, इसको 11 नंबर दो और इसको 12 नंबर दो। 11 और 12 से वैल्यू को इक्वेशन नंबर 10 में रख दो आप लोग, तो कितना बच जाएगा आपके पास में, 11 और 12 से इसको 10 में रखने पर कितना बच जाएगा, डी जे एक्स बराबर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जे एक्स इज जस्ट इक्वल टू -2 ई स्क्वायर ई एक्स अपॉन एच क्यूब, -2 ई स्क्वायर ई एक्स अपॉन एच क्यूब। ठीक है, एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सिंगल में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपने पी एक्स पी वाई पी, तो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी आप लोगों ने, पी स्क्वायर अपॉन 3 m स्क्वायर। ठीक है, टाउ, ठीक है, और डेल्टा एफ नॉट अपॉन डेल्टा ई, और डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड की वैल्यू क्या रख दी आप लोगों ने, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी।
जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, बाकी सबको अंदर रहने दो। जे एक्स बराबर कितना बाहर आएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 4 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये पाई बाहर आएगा। फिर उसके बाद में ये ई स्क्वायर पहले से अवेलेबल है बाहर ही। फिर ई एक्स पहले से अवेलेबल है बाहर। डिनोमिनेटर की बात की जाएगी तो एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा और एच क्यूब पहले से अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली ये जो होता है लिमिट, इसकी लिमिट लगाओगे आप लोग 0 से इन्फाइनाइट, और ये बचेगा केवल p की पावर 4 और dp, और तो चल ही रहा है डेल्टा एफ नॉट अपॉन डेल्टा ई। अब ये एनर्जी पर डिपेंडेंट है, ये मोमेंटम पर डिपेंडेंट है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 12 नाम दे दो। कितने तक आ गई थी, 12 तो आ गई ना, 13 नंबर नाम दो इसको। इसको 13 नंबर नाम दो। अब मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं कन्वर्ट, देखो p बराबर क्या होता है, अंडर 2m ही होता है। यू ऑल नो अबाउट पी स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m, तो क्या होता है, एनर्जी होती है। तो इसका dp बराबर कितना हो जाएगा, dp इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मली पावर आगे आ जाएगी, या फिर जो भी आपका है dp इज इक्वल टू हो जाएगा, ले देके अंडरवुड m अपॉन 2e और de, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इतना होने के बाद में जब हम इसको पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को सारा पुट कर दो, इसको p की पावर 4 लगा दो, इसको dp लगा दो, तो p की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2me का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा m अपॉन 2e और de। ठीक है, सोल्व करो तो ये बचेगा 2m स्क्वायर अंडर 2m, ये बच जाएगा, है ना। और ये e की पावर 2 है, e की पावर आधा है, तो e की पावर कितना बच जाएगा, 3/2। तो सोल्व करने के बाद ये चीज आ जाएगी। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 13 के अंदर। ठीक है, तो जैसे आप इस चीज को ऊपर पुट करोगे पी स्क्वायर डी पी की वैल्यू को, तो आपके पास में जो जे एक्स बचेगा वो कितना बचेगा, सो जे एक्स इज जस्ट इक्वल टू -8 पाई ई टू द पावर स्क्वायर ई एक्स अपॉन 3m स्क्वायर एच क्यूब 0 to infinite 2m square under root 2m e to the power 3/2 and tau डेल्टा एफ नॉट अपॉन डेल्टा ई, और ये डी ई बच जाएगा। और ये 2m स्क्वायर भी बाहर निकाल लो, जो ई पर डिपेंडेंट है केवल वो अंदर रहेंगे, बाकी सब बाहर निकाल लो। तो अल्टीमेटली कितना बचेगा, -16 पाई एंड अंडर रूट 2m ई स्क्वायर ई एक्स अपॉन 3h³ इतना ही बचेगा बस। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट ही जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर कितना बचेगा, 0 से लेके इनफाइनाइट एंड ई टू द पावर 3/2 एंड टाउ डेल्टा एफ नॉट अपॉन डेल्टा ई और डी ई। चलिए अब ऐसा मान लेते हैं, इफ डेल्टा एफ नॉट इज जस्ट नियर टू द फर्मी लेवल। सपोज ऐसा हम लोग जब मान लेते हैं, ये एक अजम्पशन है और कुछ नहीं है। इसके बाद देखो ये जेक्स निकाला आप लोगों ने, इफ डेल्टा एफ नॉट अपॉन डेल्टा ई इज नियर द फर्मी लेवल, ये अजम्पशन है, तो एक तरह से मान लो कंप्लीट चीजें फर्मी लेवल के आसपास की हो जाएगी, मतलब एनर्जी भी फर्मी लेवल की एनर्जी हो जाएगी, और ये टाइम भी फर्मी लेवल में ट्रांजिट टाइम कहलाएगा। तो ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे अल्टीमेटली। फर्मी लेवल फिक्स कर दिया, मतलब आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो फर्मी लेवल पे कर रहे हो, तो ये भी ई एफ हो जाएगा फिक्स फर्मी लेवल, ये भी फिक्स फर्मी लेवल है, तो ये बाहर निकल आएंगे दोनों। बाकी सब अंदर रहेंगे बट ये बाहर निकल आएंगे। तो 16
पाई अंडर रूट 2m ई स्क्वायर ई एक्स अपॉन, इसको ढंग से लिख लो, ये 16 माइनस में है ना, ई एक्स अपॉन 3h³ और ई एफ टू दी पावर 3/2 ये बाहर निकल आएगा और ये टॉप एफ बाहर निकल आएगा। ठीक है, 0 से इन्फानेट डेल्टा एफ नॉट अपॉन डेल्टा ई डी ई। एक तरह से ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे और बचेगी केवल डेल्टा एफ नॉट की वैल्यू। डेल्टा एफ नॉट कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो लाइक हियर delta f naught upon delta e d e in the complete space is almost equal to -1। इक्वेशन नंबर 14, इसको 15 नाम दे दो, वैल्यू पुट कर दो, तो ये कंप्लीट रीजन में क्या हो जाएगा हमारे पास। और इसके अलावा चलो अभी अभी पुट मत करो, एक और चीज पुट करनी है। इसको पुट करने से पहले एक और चीज की वैल्यू निकाल लो। फर्मी एनर्जी बराबर क्या होता है, h² k स्क्वायर अपॉन 2m। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, जहां पे ये फर्मी वेव वेक्टर कहलाता है। फर्मी वेव वेक्टर का वैल्यू कितना होता है पहले भी हम लोग जानते हैं, 3 पाई। इसलिए मैं बोलता हूँ रिवाइज करना बहुत जरूरी, रिवाइज करके आया करो आप लोग, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको 3/2 पावर निकालनी है मान लो, क्योंकि आपको इक्वेशन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, 3/2 पावर दी हुई है, तो 3/2 पावर अगर आपको निकालना है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा 3 पाई² n। यहाँ तो केवल कितना बचेगा, 3 पाई² n, और यहाँ पर हो जाएगा h² अपॉन 2m एंड द पावर 3/2। ठीक है, अब इस सब की वैल्यू को आपको ऊपर पुट करना पड़ेगा। अभी इसको सोल्व कर लो पहले थोड़ा सा और, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, इसको h³ को बाहर निकाल लो, इसको थोड़ा सा सेट कर लो, एफ की पावर 3/2 को सेट कर लो। सेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 पाई² n तो ठीक है, h³ की पावर 3/2 है, तो ये कितना बच गया, h³ लिख दो इसको मल्टीप्लाई में, क्योंकि h² बराबर क्या होता है, h अपॉन 2 पाई, तो ये h अपॉन 2 पाई लिख दिया मैंने, और ये 1 अपॉन ये 2m बाहर निकाल लो, और ये अंडर, ये मैंने सेट कर दिया बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। इक्वेशन नंबर 16, अब आप 15 और 16 से वैल्यू सीधा कहाँ पुट कर सकते हो, 14 के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा माइनस में, इसकी वैल्यू नीचे निकाल ही ली, तो सारा कुछ पुट कर दो आप लोग, और थोड़ा सा काटो पीटो उसको, और कुछ नहीं है। देखो इधर, तो 8 लास्ट जैसे आप ये पुट करोगे, अब मैं पुट कर दे रहा, देखो क्या आएगा, jx इज इक्वल टू 16 तो था ही सही पहले से, पाई भी था वहां पे, √2m और e² ex अपॉन 3h³ मल्टीप्लाई विथ, अब यहाँ पे EF की पावर 3/2 थी, तो EF की पावर 3/2 का वैल्यू पुट कर दो आप लोग, 3 पाई² n, या फिर पाई² मत करो तो पाई² से पाई³ कटेगा तो पाई बच जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, पाई ये पाई बचेगा बस, इसको छोड़ो। तो 3n(h³ अपॉन 8 पाई मल्टीप्लाई विद द 2m √2m इज इट, और टॉफ पहले से अवेलेबल था अपने पास इक्वेशन नंबर 14 में। सब कुछ करके जुगाड़ तुगाड़, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, और क्या कट रहा है, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, और 8 से ये कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, सब कुछ तो कट गया, बचा कितना, तो jx बचा n² टो f अपॉन m। अब याद आ रहा है बीएससी वाले फॉर्मूले से भी ये निकल के आया था,
कुछ याद हो तो बीएससी वाले फॉर्मूले से भी आया था। अब हम जानते हैं कि जे एक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा ई एक्स होता है। ये आप जब जानते हो तो जैसे आप इसको सिग्मा ई एक्स के बराबर रख दोगे तो ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा और सिग्मा कितना आ जाएगा अल्टीमेटली एन ई स्क्वायर टाउ एफ अपॉन एम। बस यही फॉर्मूला बीएससी वाले से अपन लोगों ने निकाला था। कुछ ध्यान आ रहा हो तो ये भी निकाला था हम लोगों ने बीएससी वाले से। ये हमारा आंसर है। अब बैंड अप्रोक्सीमेशन की अगर बात करेंगे तो हमें एन इफेक्टिव हो जाएगा और कुछ नहीं है। फॉर द बैंड अप्रोक्सीमेशन वही फॉर्मूला है, तो बस यहाँ पे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन इफेक्टिव हो जाएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाएंगे, बाकी सब वही का वही है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये है आपकी बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ लिख लो चाहो तो कि सिग्मा क्या होती है, सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। खत्म। चलिए, थैंक यू सो मच। आज इतना ही करेंगे, कल करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल सर एक बार स्लाइड शो कंडक्टिविटी करना। ओके, स्लाइड शो करेंगे। कहाँ से शुरू से करूँ? स्टार्टिंग से ही कर दो सर। ओके। शोभित शर्मा, पहली बार आए हो? ये हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मेटल्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। कौन सी सर? सॉलिड स्टेट फिजिक्स, पेपर नंबर 3, एमएससी जी फाइनल। सर। सर टॉपिक? टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कल का चल रहा है रिमेनिंग। सर मैं फर्स्ट टाइम हूँ। तो एक काम करना, तुम प्रीवियस लेक्चर्स देखना फिर तो कहाँ पे मिलेंगे सर? यूट्यूब पे। अच्छा, आपने यूट्यूब पे पटक रखे हैं क्या सर? हाँ, वहां जाके सर्च करना एजे फिजिक्स, ठीक है। एज वहां से फिजिक्स पूरे? स्टार्टिंग से लेक्चर देखना पूरे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ना, ये कल वाला लेक्चर चल रहा है ये, इसलिए। अच्छा। तो वहां पे सर्च करना एजे फिजिक्स, तो आपको वहां पे सारे लेक्चर्स 1 by 2 मिल जाएंगे, 1 से लेके पूरे, ठीक है। तो ये आपके ही हैं कल, क्या सर? हाँ मेरे ही है, ठीक है ना। ये मेरा ही चैनल है, थैंक। अक्षय अक्षय जैन, ठीक है। तो यहाँ पर एज देखो, एज फिजिक्स है ना सर? ये नाम लिखा हुआ है ना ऐसा। ये आपकी स्लाइड्स देख लो आप लोग, नंबर 1 स्लाइड से स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ मैं आपको, फटाफट देख लो, ठीक है। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो ना, हो जाए तो। अब तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तेरे को, ठीक है, क्योंकि अब टाइम निकल गया, मेरे को भी निकलना है कॉलेज। तुम स्लाइड्स देख लो बस। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी सर? एजे फिजिक्स इस पे मिल जाएगी आपको। ये वीडियो वहां पे मिलेगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग सीधी वहां अपलोड हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सर। ये देख लो स्लाइड्स। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए ये लेक्चर, तो वहां पर आप देख सकते हो जाके, ठीक है ना। और अगर किसी को छूट गया हो तो भी आप वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, वहां पे एकदम स्लो स्पीड में चला चला के यूट्यूब पे, ठीक है। पुराने लेक्चर्स भी ओके। आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है।
ओके सर।